नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुणवंत सिंह। मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि मेरे आदर्श मेरे पिताजी हैं और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, मेरी श्रद्धा उनके प्रति बढ़ती चली गई। कहा करते थे पिताजी, मिटा दे अपनी हस्ती को गर तू मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को गर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। यानी कि जब तक अपनी हस्ती को मिट्टी में नहीं मिला दिया, दाना जब तक मिट्टी में नहीं मिल जाता है, तब तक वो वापस पेड़ बन के गुले गुलजार नहीं हो सकता। यूं तो मेरी व्यवसायिक जीवन की शुरुआत एक छोटे से कांटी कारखाने से हुई, वायर नेल कांटी, जो कि हम लोग खुद ही उसे चलाते थे। हम खुद ही उसके मजदूर भी थे, कारीगर भी थे और मालिक भी। कुल 5-6 लोगों की टीम थी और हम लोग उस फैक्ट्री को चलाते थे। और पिताजी ने मुझे वो फैक्ट्री हैंड ओवर की कि अब तुम इसे चलाओ। यहीं से मेरी व्यवसायिक जीवन की शुरुआत हुई और वो खुद उन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया नई यूनिट लगाने के लिए। नई यूनिट लगाने का मतलब एक बहुत छोटी सी, उस समय का जैसा समय था उस समय की उतनी ही बड़ी लगती थी यूनिट। तो वो पिताजी और बड़े भाई ये लोग रोलिंग मिल लगाने के लिए शिफ्ट हो गए और मुझे ये काम सौंप दिया, जिसे पूरी जिम्मेवारी के साथ मुझे ही करना था। खुद से बनाना है और खुद से ले जाके बेच भी देना है। कि स्कूटर था हमारे पास पुराना, जिस पर हम बेच भी लेते थे, चले भी जाते थे, मिल भी लेते थे, सब काम आसानी से कर पा रहे थे। हमारी फैक्ट्री जो पिताजी लगा रहे थे उसमें भी हमारा आना जाना और अपना संपर्क तो रहता ही, क्योंकि घर की फैक्ट्री अपनी ही लग रही है। ये फैक्ट्री हमारी दिसंबर में तकरीबन बन के तैयार हुई और जनवरी से हमने स्टार्ट की 1984। और उस समय इंदिरा गांधी हत्याकांड में 31 अक्टूबर को हत्या हुई और 1 नवंबर को यह फैक्ट्री वहां पर लुटा गई। उस समय कहा गया कि आप लोग कर्फ्यू में हैं और हम लोग घर में थे और वहां पर बहुत जबरदस्त लूटपाट हुई। बहुत प्रयास करके एक बड़ा स्टेप उठाया गया था, एक फैक्ट्री लगाई गई थी, मार्केट का लोन था, अन्य परेशानियां थी और कुल 10 महीने हुए थे फैक्ट्री को चलाते हुए और फैक्ट्री साथ साथ में पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई और बहुत नुकसान हो गया। जब 3 दिन के बाद हम लोग वहां पहुंच पाए फैक्ट्री, तो हालात बहुत खराब थे। यहां तक कि वहां के आसपास के लोग हम पर तंज कसने लगे कि अब ये जमीन तुम्हारी खेती के लायक हो गई है, फैक्ट्री तो तुम्हारी रही नहीं, अब खेती कर सकते हो। खैर, इतनी छोटी जमीन में खेती तो क्या होगी जिसमें फैक्ट्रियां लगती हैं, छोटी सी जमीन में। लेकिन सारा परिवार बहुत चिंता में था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। कई बार ऐसे विचार आने लगे कि अब हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे, हमें पंजाब चला जाना चाहिए, या इस तरह की कि हम लोग कहीं भी अब कमा खा लेंगे, नौकरी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था और जितनी शक्तियाँ हम लगा सकते थे लगा के उस फैक्ट्री को लगाया था। फिर से समझना शुरू किया, आपस में हम लोग सब सलाह करना शुरू की क्या करना है। और यही डिसीजन हम लोगों ने परिवार में लिया कि कई नई जगह भी जा करके कोई हमारी जान पहचान ऐसी नहीं है, इसलिए जो भी लोग यहाँ पर हैं सभी बुरे आदमी नहीं हो सकते, अच्छे लोग भी हैं। सो यहीं पर हम लोग काम कुछ करें और इसी काम को फिर वापस हम लोगों ने प्रयास किया कि इस फैक्ट्री को ही हम लोग रिवाइव करें। इसके लिए बैंक लोन और फिर और लोड जैसे पहले भी था और बढ़ गया। जैसे भी हुआ हम लोगों ने फैक्ट्री स्टार्ट कर दी। उस फैक्ट्री को स्टार्ट किया और तकरीबन मुझे लगता है कि 4-5 महीने फैक्ट्री स्टार्ट करने में लगे और फैक्ट्री जब ठीक रन करने लगी तो उस समय बिहार हुआ करता था, झारखंड अभी बना है 2000 में। तो पटना से डायरेक्टर इंडस्ट्रीज आए, अपने साथ में उनके ऑफिसर्स की टीम थी और वो आके बड़ा आश्चर्य करने लगे कि ऐसी उग्रवाद वाली जगह है और इस जगह पर भी आप यह फैक्ट्री चला रहे हैं, यहाँ पर मैन पावर में हर चीज़ में प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी लाने में प्रॉब्लम है और अभी भी आप यहाँ चला पा रहे हैं इतनी विषम परिस्थितियों में। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने पूछा कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा पिताजी से कि जब तक तो फैक्ट्री चल नहीं रही थी तब तक तो कोई पूछने नहीं आया, और अब जब स्टार्ट हो गई, हम लोग स्टार्ट कर पाए हैं, तो हालचाल पूछने के लिए आए।
पिताजी ने कहा तुम चुप रहो, मैं बात करता हूँ। और पिताजी ने बड़े ही शांत स्वभाव से उन्हें कहा कि आपके साथ जो ये ऑफिसर्स आए हैं, अगर ये हमारे पास मदद करने के लिए आना जाना बंद कर दें तो हम लोग बड़े आसानी से फैक्ट्री चला पाएंगे। के बाद समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, समय बदलता है, टेक्नोलॉजी भी बदल जाती है, और जिन चीज़ों को लेके हम काम कर रहे होते हैं बिजनेस में, वो समय के अनुसार परिवर्तन होने लगती है। 2000 में ऐसा लगता था कि स्टील में बहुत मंदी है, हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बेच नहीं पा रहे हैं, उसके हमें प्राइस नहीं मिल पा रहे हैं। वजह क्या थी कि जिस ढर्रे पर हम लोगों ने जो काम शुरू किया था वो पुराना पड़ गया था, और उसी ढर्रे पर अगर काम करते रहें तो बिजनेस सरवाइव नहीं करेगा, और ये बिजनेस लॉस में होने लग गया। ऐसे लग रहा था जैसे स्टील में बहुत मंदी है, और हो भी गया था। समय आगे पीछे होता है, मंदी आती है, जैसे अभी भी मंदी है स्टील में, जबकि इतनी ग्रोथ है। तो अभी इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो उस समय में बहुत ज़बरदस्त जब मंदी आ गई तो फैक्ट्री वगैरह नुकसान में चलने लगती है, परिवार बिखर गया, सब अपने अपने काम में लग गए, और जो हिस्सा मुझे आया उसमें फैक्ट्री को चला पाना थोड़ा कठिन तो था ही, और सबसे बड़ी बात है कि मंदी का समय था, मेरे बच्चे छोटे थे, और मेरी उम्र उस वक्त 38 ईयर्स 38 वर्ष थी। ये सन 2000 की बात है। उस समय हमारे साथ चैलेंज यह था कि अब हम अकेले और अपने दम पर ही सारा काम कैसे कर पाए। तो फिर जैसे पिताजी बताया करते थे, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो रह जाएगा। प्रयास करते रहे, और जैसे ही हमने उस फैक्ट्री को चलाना चाहा तो मैंने देखा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में उतना ज़्यादा प्राइस नहीं आ रहा है, उसकी वजह से बना करके बेच करके लोग लॉस में जा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसके बारे में मैं पढ़ता था, समझता था। जिस काम को कर रहे होते हैं उसके बारे में आदमी हर समय, कोई भी बात होती है तो उसमें इंटरेस्ट रहता ही है, आदमी पढ़ता भी है, समझता भी है। मैंने समझा कि इसमें अगर हम कुछ क्वालिटी इन्हांस करें, कुछ ऐसा काम करें जो कि मार्केट में पसंद आए, लोगों में डिमांड इसकी हो जाए। मैंने पुराने टाइप का जो सरिया बनता था उसे हटा करके टीएमटी बनाना शुरू किया। उस समय में पुरानी मशीनें हटानी पड़ी, नई मशीनों के लिए फिर से बैंक लोन, फिर से तरह तरह की बातें, जिस तरह के भी। और हमने कोशिश करके एक बार टीएमटी मार्केट में लॉन्च किया, मार्केट में लाया, और उस प्रोडक्ट को निश्चित रूप से वो पहले वाले प्रोडक्ट से अच्छा था, उसको लाया। लेकिन जैसे मैं उसे स्टार्ट करके सारे प्रोडक्ट को बना के, जैसे बिजली की मिनिमम गारंटी होती है और मुझे फैक्ट्री चालू रखनी होती है, मजबूरी हमारी होती है, तो वो प्रोडक्ट को जैसे मैंने बनाना शुरू किया, वो प्रोडक्ट बन बन के हो रहा, लेकिन सेल उसकी भी नहीं आ रही है। उसकी वजह क्या थी कि हम रूरल मार्केट में थे, और रूरल मार्केट में होने की वजह से जिस टाइप का ट्रेडिशनल सरिया बिक रहा था पहले, उसे तो लोग पहचानते थे, जानते थे, समझते थे। लेकिन जो मैंने नया तरह का प्रोडक्ट मार्केट में पेश किया, जब तक लोग उसे जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि अच्छा है, बुरा है, क्या है, तो लोग उसे परचेज नहीं करते थे। मैंने तो उसमें एक्स्ट्रा खर्चा करके अच्छा प्रोडक्ट दिया है, और वो सेम दाम में भी बिकने के लिए तैयार नहीं है। फिर वापस वही परिस्थितियां मेरे साथ में हो गई, और ये बहुत ज़्यादा खींच गया, थोड़ी परेशानी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि आखिर मैं कैसे चला पाऊंगा अकेला। सारा दारोमदार मुझ पर था, अब परिवार में कोई साथ नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे थे। और परेशानियां जब ज़्यादा बढ़ने लगी तो मुझसे पूछा गया कि जिस तरह से फैक्ट्रियां और सब बंद हो रही हैं, तुम्हारी भी फैक्ट्री इसी तरह बंद हो जाएगी क्या? तो मैंने कहा था कि अगर बंद ही होनी है तो सबसे आखिरी फैक्ट्री मेरी होगी जो बंद होगी। जब तक एक भी फैक्ट्री चलती रहेगी तो मेरी जरूर चलेगी, मैं पूरी प्रयास करके इसे जरूर चलाऊंगा। खैर जो भी हो, अपनी ओर से मैं पूरा प्रयास करते रहा, और सभी जगह गांव गांव जाके मिस्त्री वगैरह से मीटिंग करके सब लोगों को बताना शुरू किया कि ये प्रोडक्ट आम प्रोडक्ट से अच्छा है, बेहतर है, और अच्छा प्रोडक्ट ये कीजिए। इसके बावजूद भी हम बहुत रिजल्ट जब नहीं ला पाए, तो फिर इसके बारे में जानते समझते, उस समय स्टील में कहीं पर भी किसी भी स्टील को प्रचार करके नहीं बेचा जाता, लोहा बोल के बिकता था। तो फिर मैंने एक मेरे विचार मन में आया कि अगर इसको मैं एडवर्टीजमेंट करूं, और तब इसका क्या रिजल्ट आना चाहिए, इसके बारे में सलाह करते, सोचते समझते, किसी भी बात में अगर हम बहुत ज़्यादा चिंतन करते रहे, विचार करते रहे, तो कोई रास्ता मिलता है। और मुझे यही रास्ता मिला कि मैं इसके पहले एक बार प्रचार करके देखूं। मैंने जैसे ही प्रचार शुरू किया, फिर हमारे आसपास के लोग, हमारे जो मित्र सज्जन, जो भी लोग कहने लगे, तुम अपने आप को दिल्ली बम्बई मद्रास समझ रहे हो क्या? अपने आप को क्या समझ रहे हो? तुम गांव देहात में रह के प्रचार कर रहे हो। अपना फोटो भी छापना शुरू कर दिया धीरे धीरे हमने।
सबसे पहली बात तो ये थी कि जिस तरह से प्रचार प्रसार मैंने वॉल पेंटिंग वगैरह शुरू किया, और उसके साथ साथ जब मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया तो हमने सोचा कि इसके लिए कोई जैसे हीरो वगैरह को लाते हैं, तो उस समय कहा गया कि सुनील शेट्टी को लाइए, 18 लाख रुपया। जिस तरह से जैसे ही मैं किसी भी प्रचार के माध्यम के पास जाता था, तो उन लोगों के पास में जाने से सबसे बड़ी बात क्या है कि इस एजेंसी के पास में गया और मैंने उसे समझना जब शुरू किया कि ये कैसे होगा प्रचार वगैरह, ये काम मैं कैसे करूंगा, तो उन्होंने मुझे जिस समय बजट बताया सिर्फ 1 साल का, उतनी टोटल मेरी फैक्ट्री का मेरी टोटल वर्थ इतनी नहीं थी। फिर मैं अपने आप को फेल समझ रहा कि अब तो ये भी मैं नहीं कर सकता, प्रचार भी नहीं कर सकता। तो फिर मैंने जब वॉल पेंटिंग वगैरह कराना शुरू की धीरे धीरे खुद से, अब एजेंसी के पास नहीं जाएंगे, खुद से काम ये करवाएंगे। हमने जब खुद से उसको करवाना शुरू किया, जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं एक ऑफिस, साथ साथ में सेकंड ऑफिस एडवर्टीजमेंट का खुद से करेंगे, क्योंकि ये करना ही पड़ेगा, इसके बिना और कोई दूसरा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। फिर से मैंने अपने उसी चीज में कंसंट्रेट किया कि प्रचार तो करना ही होगा, और जिस समय मैंने इसको बढ़ाना शुरू किया, उसके बाद आया कि अब हीरो तो एक स्टील बॉडी उस समय में जो भी रहा हो, जैसे सुनील शेट्टी के बारे में नाम आया था, मैंने कहा उतने पैसे भी खर्च नहीं कर सकता, ना मैं उतना समय दे सकता हूं। और फिर मैंने कहा कि सरदार जी से ज्यादा कोई मजबूत नहीं होता, मेरा ही फोटो छापो और मैं अपने फोटो पर ही इसे लाता हूं। उसके बाद मैंने हाथ में सरिया पकड़ के और अपना फोटो वगैरह खिंचवा करके इसे सब जगह दिखाना शुरू किया, और सब जगह पोस्टर, इसका मुझे फायदा मिलने लग गया। अब पहली बार मुझे यह फील होने लगा था कि जो सिक्का मैंने उछाला है उसकी आवाज मेरे कानों तक आने लगी है। तब मेरे को थोड़ा, अब इसका जो ठंडी हवा पहली जो इतनी परेशानियों के बाद आई, मुझे लगने लगा अब मैं ये काम कर सकता हूं, और धीरे धीरे मैं इसमें आगे बढ़ा। फिर तो लाख लोग कहते चले गए कि तुम तो बिना मतलब के पैसे खर्च कर रहे हो, कर रहे हो, लेकिन मुझे रिजल्ट दिखने लग गया, इसलिए मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं हुई। और आदमी बहुत रफ्तार से, जिस समय में अपने आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने जितनी बड़ी हमारी यूनिट थी, इससे भी एक बड़ी यूनिट को टेक ओवर करने का प्रयास किया। पहले तो वो भी कह रहे थे, वो भी फाइनेंशियल इसमें परेशानी में बंद हो जा रही थी उसकी फैक्ट्री, तो उन्होंने मुझे अपने आप मुझसे जोड़ने की बात की। मैंने उनके साथ जुड़ा भी, और मैंने पहले पार्टनरशिप में करी, लेकिन मुझे उनके बातचीत करने का या कामकाज करने का तौर तरीके जब नहीं पसंद आया, तो मैंने टोटल टेक ओवर करने का प्रयास किया, जो कि मेरा एक बहुत बड़ा स्टेप था। मेरे पास जितनी कैपिटल थी, जितने भी पैसा मैं जहां से भी लगा सकता था, इवन यहां तक कि जितना मैं बैंक से भी और लोन ले सकता था, लेके मैंने उसमें लगाया। और एक्चुअली क्या हुआ कि उसमें मेरा नुकसान इसलिए हो गया कि वो सामने वाला बेईमान निकला। जितने भी हम पेपर बनाए, लेकिन मेरी फॉल्स सिग्नेचर करके, कुछ भी करके, एक केस वगैरह बना के, और सारा कुछ मेरा उसमें एक बार फिर से बर्बाद हो गया। ये 2011-12 में हमारे साथ इतना बड़ा नुकसान हुआ कि हमारे आसपास के लोग कहने लगे, अब मोंगिया और कितने दिन, 2-4 महीने के अंदर इसकी सारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है अभी। लेकिन मुझे इस वक्त उतना डर नहीं लग रहा था जितना 2000 में लगा था, क्योंकि मेरे पास में एक तो ब्रांड था और एक हमारी हिम्मत। लेकिन उस वक्त जीवन भर जिसने मेरा साथ दिया, उस वक्त सबसे ज्यादा मेरी पत्नी मुझसे डर गई इस बात से कि इस उम्र में आके ये आपने क्या कर लिया, बच्चे अब बड़े हो गए हैं और अब इतने सब अच्छे थे, अब इस समय में आकर आपकी हालत। लेकिन मैं फिर भी थैंक्स कहना चाहता हूं भाई, जिसने हर समय, हर पल मेरे, जहां जहां मैं बिजनेस में आगे बढ़ता था, जिस समय में मैं सारे शेयर इसी से करता था, और इसने मेरी हर कदम पर बहुत मजबूती से साथ दिया और हर चीज को बड़ी अच्छी तरीके से समझा, और मेरे हर कदम से कदम मिलाकर, जैसे भी मैं परेशानी में रहता था तो मुझे बिल्कुल हिम्मत बनाकर इसने मुझे हमेशा साथ। उस वक्त ये डर गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतने दिन तुमने अगर भगवान पर भरोसा रखा है तो अपने वाहिगुरु पर भरोसा रखो, अभी मुझे इतना डर नहीं लग रहा है। हम लोग चाहे रात कितनी भी लंबी हो, लेकिन इसमें फिर से दिन का उजाला जरूर होगा, तुम डरो मत। परेशानियां उस समय भी बहुत आई, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था, और सबसे बड़ी बात कि मेरा ब्रांड मेरे साथ था, इसलिए मुझे कभी कोई परेशानी बिजनेस में नहीं हुई। अगर थोड़ी बहुत हुई है तो 1-2 साल हर बिजनेस में डीप, थोड़े बहुत समय, ये सब होते ही रहता है। लेकिन इन सब कारणों की वजह से मैं धीरे धीरे काफी लाइमलाइट में आ गया था, क्योंकि मेरा अपना ही पोस्टर सब जगह नजर आता था, आज भी आता है। तो लोग मुझे कई प्रोग्राम वगैरह में बुलाते थे कि आप आइए एज चीफ गेस्ट। तो कुछ बच्चे जो अपने स्कूल कॉलेजेस में फर्स्ट आए, मैंने उन लोगों को
प्राइज देना जिस समय शुरू किया तो सारे बच्चे प्राइज लेके बहुत खुश होते हैं, सभी को एक मेडल या कुछ भी। एक बच्ची को जिस समय मैंने दिया, ये 2007 की बात है, वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। मैंने उससे कहा, जैसे ही मैंने उसको मेडल पहनाया और कहा कि बेटा खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, और वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। मैंने क्या ऐसी क्या बात? तो उसने मुझे बताया कि मैं जिस गांव में रहती हूँ वहां पर हाई स्कूल सरकारी है और मैं उसी स्कूल में फर्स्ट आई हूँ अपनी क्लास में, 10th में। अब लेकिन हमारे पास में बिल्कुल पैसे नहीं है, हम किसी भी हालत से, हमारे पिताजी मुझे नहीं पढ़ा सकते और कोई परिस्थिति ही नहीं है कि मैं गांव से बाहर आके पढ़ सकूं। तब मैंने पहली बार किसी बच्ची के सिर पर हाथ रखा और उसे कहा कि जितना तक, जहां तक तुम पढ़ना चाहो और कंपनी तुम्हारे साथ है, तुम पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। और उस बच्ची ने, वो MCA करके अभी बेंगलोर में नौकरी कर रही है, मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन उस बच्ची ने मुझे, मेरे मन में एक अलग जगाया कि ऐसे तो बहुत सारे बच्चे होंगे जहां पर मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, लेकिन वहां तो कॉलेजेस गांव में नहीं है, सब कॉलेजेस तो टाउन में हैं। तो वो बच्चे आखिर कैसे पढ़ेंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। फिर इसके बारे में मैंने सब जानकारियां लेना शुरू की, जहां भी जो टीचर्स, जहां लोग थे, उन लोगों से मिलकर, और उन बच्चों को स्पेशली जो पढ़ने में कम से कम अच्छे हैं, मैं इस चीज को अच्छी तरह से फील करता था कि जो पढ़ने में अच्छे हैं अगर वो आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश के पिलर होंगे। इस विचार के साथ मैंने बहुत सारे बच्चों को उस समय में अडॉप्ट करना शुरू किया। जबकि हायर स्टडीज में पैसे बहुत लगते हैं, उस समय उनको लैपटॉप भी चाहिए होता है और बाहर रह के, अपने गांव से, घर से बाहर रह के हॉस्टल में रहना होता है, पढ़ाई के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं, तो खर्च बहुत है। फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी। जिन बच्चों से बात हो पाई, ये 2007 से ही हमारे साथ में बहुत सारे बच्चे आए। मैं कभी किसी का नाम याद नहीं रखता हूँ, या मैंने कभी किसी से एक दिन के लिए भी कभी नहीं कहा कि मुझे ज्वाइन करो, कि एक दिन भी मुझे सर्विस दो, या कुछ भी नहीं। सिर्फ वो बच्चे पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, मेरे लिए बहुत खुशी का मुकाम होगा। इन बच्चों को जैसे इस तरह से मैं पढ़ाता था, इसे देख करके उस समय के 2009 में हमारे यहाँ गिरिडीह मैडम वंदना डाडेल डिप्टी कमिश्नर ज्वाइन की थी। उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा और बताया कि हमारे यहाँ बिरहोर एक प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं जो कि विलुप्त प्रजाति अपने आसपास में हैं, और वो बिल्कुल मुख्य धारा से जुड़े हुए ही नहीं, बिल्कुल अपने आप को इतना अलग रहते हैं कि वो किसी तरह से भी जुड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को कुछ करना चाहिए, कुछ ड्राइव करनी चाहिए कि हम लोग उसमें जाएं, उनके पास में, उनको कुछ आगे बढ़ाएं। मैंने एक दो बार उसके साथ प्रयास किया, लेकिन उस समय बड़ी प्रॉब्लम हमारी में थी कि रोड्स कंडीशन अच्छी नहीं थी और ये लोग बिल्कुल जंगलों में रहते थे। दूसरी, उग्रवाद की, अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं लाइमलाइट में आने लग गया तो लोग मुझे डराते थे, तुम कहाँ जा रहे हो ये सब करने, तुम अपने आप को। फिर भी मैंने प्रयास किया कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, और करते करते ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आज तक कभी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि मैं किसी अच्छे कॉज के लिए जा रहा हूँ और मैं रेगुलर उनके पास में जाता आता रहा। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, कंदराओं में, गुफाओं में, पेड़ों पर रहने वाले, वो उनकी भाषा से कोई हमारा संपर्क नहीं, हम लोग कुछ भी बोले वो समझ नहीं रहे और वो लोग हम लोग से बात ही नहीं करना चाहते। पहली बार जब हम लोग 2-4 आदमी की टीम लेके गए तो वो लोग पत्थर मार के हम लोग को भगा देना चाहते थे कि वहां पर मत आओ। हम लोगों ने एक दुभाषिया जुगाड़ किया, किसी तरह से उनसे मिलने जुलने का प्रयास किया। उन्हें उस समय में चावल, अनाज सबसे ज्यादा जरूरी, और भी अन्य सामान जो उनको चाहिए वो सब देना शुरू किया, और धीरे धीरे उनके साथ एक जुड़ाव। सबसे अच्छा लगता था उन लोगों को अगर कोई मुर्गा लाके उनको देते थे तो इस तरह के बहुत सारी चीजें जो उन लोग जंगली थे, वो लोग वही सब खाते थे। तो उन लोग के साथ में जैसे जैसे जुड़ाव बढ़ा, उनके बच्चों को पढ़ाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि अगर बच्चे पढ़ेंगे और इनके बीच ये वापस कुछ भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे और कुछ समझना शुरू हो जाएंगे तो ये मुख्य धारा से जल्दी जुड़ पाएंगे, क्योंकि सबसे पहली शिक्षा उनके बहुत जरूरी है और इसके प्रति मेरा ध्यान जरूर रहता था। मैंने उनके छोटे बच्चों को, कोई भी अपने गोद से बच्चा दे नहीं सकता, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, फिर भी उनको बच्चों को ला के हॉस्टल में रखना है तो प्रयास तो करना पड़ा, और बहुत कम बच्चों से हमने शुरू किया। लेकिन जैसे ही वो बच्चे हमारे यहाँ से पहली बार 5-6 महीने में कुछ हमारे यहाँ अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छे कपड़े पहनना, साफ सुथरा रहना, कुछ बच्चे हमारे यहाँ आ गए किसी तरह से, उनको समझाते बुझाते, कोई लालच मुर्गा बकरी कुछ भी दे करके। तो जब वो हमारे यहाँ आ गए बच्चे और हमारे यहाँ से जब वापस गए तो उसे देख करके जो उन लोगों में एनलाइटमेंट, जो उन लोगों की खुशी, जो उन लोगों को अच्छा लगने लगा, ये बच्चा जो है सिर पर तेल लगा हुआ और एक अच्छे बच्चे जैसा नजर आता है, जूते उते पहन के उनके पास वापस पहुंच गया उन्हीं का बच्चा।
हर समय हर 2-3 महीनों में बच्चों से माँ बाप को मिलवाना है, बच्चों को लाके पढ़ाना है। एक टफ काम जरूर था, लेकिन धीरे धीरे ये काम इतना परवान चढ़ा कि सिर्फ गिरिडीह के जो टंडा के बारे में मैं सोचता था, गिरिडीह नहीं, अगल बगल में हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, जितने अगल बगल के जिलों में जहां भी टंडे थे, कैसे उन लोग में अपने आप ऑटोमेटिकली आपस में इन लोगों का कम्युनिकेशन हो गया। और हमारे यहाँ से 100 से ज्यादा सिर्फ बच्चे हमारे पास। गवर्नमेंट की ओर से हमें हॉस्टल भी मिल गया, क्योंकि अच्छे काम कर रहे हैं, आप कीजिए हॉस्टल गवर्नमेंट का। हमारे जो बच्चे हैं अब उनके समर्स, विंटर्स, उनके सब रहने खाने सारी व्यवस्था कंपनी कर लेगी, कोई बात नहीं, भगवान का दिया सब कुछ है। हम लोगों ने जब उनको पढ़ाना शुरू किया तो सारे बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनको जुटा के रखना, और कुछ थोड़ा सा भी पढ़ जाते थे तो भाग जाते थे। कुछ क्योंकि उनको तो अकल आ गई, कहीं पर भी कमा लेंगे, 200-400 रुपये कमाने लग गए तो वो कमाऊ पूत हो गया, तो उसको छोड़ नहीं रहा है। बहुत मुश्किल से उन बच्चों को, बहुत आ रहे हैं, बहुत जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं बार बार। फिर उनके टंडा में जाके उनसे मिलके उनको समझाओ, जाके बच्चों को लाते लाते पढ़ाते पढ़ाते आज मुझे इस बात को 15 साल पूरे हो रहे हैं, और उसमें सिर्फ 3 बच्चे हैं जो 10th पास कर पाए। कुछ बच्चे 4 क्लास, कुछ बच्चे 5 क्लास, कुछ बच्चे 10 क्लास, 7 क्लास, इस तरह कम ज्यादा पढ़ते हुए कोई निकल जाते, कुछ आ जाते, इस तरह से करते कराते, क्योंकि एक बार में सभी को शिक्षा के बारे में उतना ज्यादा समझा पाना मेरे लिए मुश्किल था, खासतौर पर उनके माँ बाप को। लेकिन फिर भी इसमें काफी हद तक मुझे तसल्ली है कि मैंने सफलता पाई, और बहुत इन बच्चों को मैं काफी हद तक पढ़ा पाया। अब वो 3 बच्चे अगर गवर्नमेंट, क्योंकि क्लास 4 में नौकरी मिल जाएगी उनको बड़ी आसानी से, वो 10th तो पास कर गए हैं और ट्राइबल्स तो हैं ही, तो अगर कहीं पर भी उनके अब सरकारी नौकरी कुछ लग जाए तो इससे भी फिर आसपास के लोगों में एक शिक्षा का विकास होना, एक मुख्य धारा से जुड़ना, और उसके बीच बीच में जहां तक हो सका, उसका मेरा बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन उनके आधार कार्ड बन जाएं, उन्हें इंदिरा आवास मिल जाए, उन्हें ये सब ब्रिज का काम जरूर हमने किया, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से ही मिलना था, लेकिन उन्हें राशन, अनाज, उनके राशन कार्ड, ये सब जितना कुछ हो सका, मैं नहीं कह सकता कि हर एक को मिल पाया, लेकिन फिर भी क्योंकि और टंडा बढ़ते चले गए, हजारीबाग, रामगढ़, लेकिन अपने गिरिडीह जिले के जितने थे, कोडरमा वगैरह में आसपास के, उनके सबका बना है। तो जितना कुछ हो पाया ये जरूर हो गया, और मेरे लिए अच्छी बात भी है। और अभी तत्काल पिछले साल, जो कि हम लोग 2-3 सालों से, मेरा फिर एक बार और एक ड्रीम प्रोजेक्ट आया है मेरे पास कि मैं खेल में कुछ इस देश को दे पाऊं, और उसके लिए हमने एक मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी का एक सारा कुछ व्यवस्था हमने की है, और इसमें मैंने बहुत ही हाई, मैं कह सकता हूँ जानकार कोच जो इंटरनेशनल खेले हुए, उसमें उनकी पूरी ट्रेनिंग ली हुई, उनको इस तरह से 2 कोच हैं हमारे पास प्रेजेंट में। हमने हॉस्टल भी बना लिया है, उसके सारे इंतजाम कर लिए हैं, और उसमें बच्चे अब खेलना भी शुरू कर चुके हैं, और 1 साल तकरीबन हो चुका है इसमें, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने छोटे छोटे बच्चों से लेकर के ये खेल शुरू किया है, और जिस तरह की ट्रेनिंग, जिस तरह की व्यवस्थाएं, 4 एकड़ जमीन में हमने उनके लिए हॉस्टल से लेकर के हर उनके खाने पीने, और सबसे जरूरी उनकी पढ़ाई, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो सिर्फ खेल पर उनकी जिंदगी चलने वाली नहीं है। तो जिनकी पढ़ाई अच्छी होगी, हम उन्हीं को अपने साथ में रख पाएंगे। इस तरह से हमने अभी शुरू किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस देश को एक वॉलीबॉल के लिए भी नेशनल टीम दे पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरे कोशिश के साथ, और एक अर्जुन दृष्टि के जो सोचा है उसी को पूरा करना है, कहीं पर भी रुकावट नहीं है। रात लंबी हो सकती है, लेकिन उसका फिर से उजाला जरूर होगा, और हम प्रयास करते रहेंगे तो सफलता हमें निश्चित मिलेगी। हो सकता है मेरे पास में रास्ते उस समय नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जब मैं कोशिश करते रहा तो मुझे रास्ते हर समय मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।